एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 5 देखेंगे जो कि है इंडस्ट्रीज। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इंडस्ट्रीज किस बेसिस पे डिवाइडेड है और कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के लोकेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं और मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है इंडस्ट्रीज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो इंडस्ट्रीज होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आपको गुड्स भी मिल जाएगा, आपको मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी मिलेगा वहाँ पे और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। लेकिन जो फैक्ट्री होती है वहाँ सिर्फ क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। मतलब सिर्फ एक यही काम होता है, यहाँ पे सारे काम होते हैं। तो मतलब क्या है, ये ज़्यादा बड़ा है, मतलब इंडस्ट्रीज ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री। इंडस्ट्रीज का जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज सिर्फ एक ही चीज़ से कंसर्न है जो कि है फिनिश्ड रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है। मतलब ये सिर्फ सेकेंडरी एक्टिविटी करती है। सेकेंडरी एक्टिविटी हमने देखा था ना क्या करती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइमरी में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। टर्शरी में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेनली फैक्ट्री जो कंसर्न है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे एक्सट्रैक्शन भी करते हैं रॉ मटेरियल्स का, मिनरल्स का, वहाँ पे प्रोडक्शन भी करते हैं गुड्स का, वहाँ पे उसको सप्लाई भी करते हैं, वहाँ सर्विसेज भी करते हैं। तो ये सब एक मतलब एक ग्रुप है, इंडस्ट्रीज एक ग्रुप है कि आपको आउटसाइड हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, मतलब जो फैक्ट्री है वहाँ सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वहाँ तीनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू फैक्ट्री, इसलिए हम सब चीज़ को इंडस्ट्री नहीं बोल देते हैं। लेकिन आजकल लोगों को में अवेयरनेस नहीं है, वो किसी को भी बोल देते हैं कि हाँ ये इंडस्ट्री चला रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन में हम तीन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक साइज और एक ओनरशिप। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारे एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, मरीन बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है। साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। ओनरशिप के बेस पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल के बेस पे। अब एग्रो के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, वो अपना रॉ मटेरियल प्लांट से या फिर एनिमल से लेते हैं। जैसे कि हो गई टी इंडस्ट्री। टी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या हो गया, टी हो गया, टी लीव्स हो गई। कॉफ़ी इंडस्ट्री में कॉफ़ी बीन्स हो गया। जूट इंडस्ट्री में जूट की फाइबर्स हो गए। बैम्बू इंडस्ट्री हो गई। और हमारी लेदर गुड्स इंडस्ट्री हो गई। लेदर हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। कॉटन टेक्सटाइल हो गया। वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं हम लोग, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, मिनरल ओर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जब वो मिनरल ओर एज अ रॉ मटेरियल है तो फिर वो उसमें से ओर एक्सट्रैक्ट करके आयरन या फिर जिसका भी ओर है उसको एक्सट्रैक्ट करके हैवी मशीनरी वगैरह बनाते हैं। तो ये क्या करती है, ये वाली इंडस्ट्री जब ऐसी आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करती है तो अब हमें सारी इंडस्ट्रीज में हमें मशीनरी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये वाली इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट कर रही हैं और बना रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, तो इनको ना हम फीडर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि फिर ये दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड करती हैं। कैसे, क्योंकि जब ये आयरन और एक्सट्रैक्ट करती है तो आयरन की मशीनरी बनाएंगे। अब आयरन की मशीनरी तो एवरी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती ही है, तो इसलिए इनको फीडर इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये अच्छी खासी मशीनरी भी बनाती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनाती हैं, रेलवे कोचेस भी बनाती हैं, तो इसलिए इनको फीडर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। फिर मरीन बेस्ड भी नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे मरीन से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि फ़िश हो गई या फिर सी फूड हो गया। सी फूड, इसमें सी फूड बनाते हैं और फिश ऑयल बनाते हैं। तो मतलब रिलेटेड टू मरीन बेस्ड हो जाती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी फॉरेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, और फिर उससे चीज़ें बनाती हैं। जैसे प्लास्टिक का हो गया या फिर हमारा अरिका लीफ की प्लेट्स, कटलरी वगैरह बनती हैं, आपको शादी वगैरह में देखने को मिलती हैं, तो ये अरिका लीफ से बनाई जाती हैं। वुडन हो गया, वुडन फर्नीचर हो गया, वो टिम्बर से बनाया जाता है। पेपर हो गया, पेपर पल्प से बनाया जाता है। तो ये हमारी सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब साइज़ के बेसिस में भी दो दो तरीके की इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कैपिटल का। स्मॉल स्केल में कम कैपिटल इन्वेस्ट होती है, लार्ज स्केल में ज़्यादा। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल। तीसरा होता है
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, अच्छी खासी कैपिटल लगी है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी लगी है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी हाई होगा, लेबर भी वहाँ पे अच्छी खासी एम्प्लॉय होगी जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा। स्मॉल स्केल में उल्टा होता है। स्मॉल स्केल मतलब मोस्टली कंसर्न है कि आप अपना क्रिएटिविटी बाहर निकाल रहे हो, आपको कोई अगर काम आता है तो आप उसको एज अ हॉबी या एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर रहे हो। स्मॉल स्केल में यही होता है। लार्ज स्केल में एज अ बिजनेस एज अ प्रोफेशन काम करते हैं कि हाँ आज अगर हमें 100 kgs ऑफ कॉटन यार्न बनाना है या कुछ भी बनाना है, 100 kgs ऑफ टमाटो को प्रोसेस करना है, या फिर मतलब ऑटो हैवी मशीनरी से ही, मोस्टली तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो हैवी मशीनरी से रिलेटेड होती हैं। तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिए। तो मतलब ये है कि आज हमें 1000 kg आयरन को प्रोसेस करके उससे मशीनरी बनानी है। तो ये सब अगर इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो फिर हमें लार्ज स्केल पॉपुलेशन मतलब वो भी तो चाहिए वर्कर्स। तो इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल स्केल में कम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है लेकिन कि आप जो काम कर रहे हो, आपको अगर कहीं कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो वो सेम ही वर्क कराता रहता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है, आप अपने खुद के मालिक हो। आपको अगर आज एक बास्केट बनानी है, अगर आज आपने सर्कल में बना दी तो कोई बात नहीं, कल आप उसको रेक्टेंगल बना सकते हो। तो मतलब वो अपनी मर्जी होती है, अपना क्रिएटिविटी बाहर निकालने वाली चीज़ होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता। बिफोर इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलती थी, सब लोग अपना खुद से ही बनाना पसंद करते थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सप्लाई होता था। लेकिन अभी इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो सारा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आया ये सब गायब हो गया था। अभी तो फिर से बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, सरकार मेक इन इंडिया ला रही है, मेक इन इंडिया से बहुत प्रमोशन हो रहा है, या ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और बाहर मार्केट में सेल करें। नेक्स्ट है ओनरशिप के बेस में। ओनरशिप के बेस में प्राइवेट इंडस्ट्री होती है। प्राइवेट में क्या होता है, जब एक खुद इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करते हैं तो उसमें प्राइवेट मतलब सरकार को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि सरकार कंट्रोल करती है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इसमें पूरा सरकार देखती है। जॉइंट सेक्टर में दोनों देखते हैं, गवर्नमेंट देखती है एक तो, दूसरी साइड पे या तो इंडिविजुअल देखेगा या फिर गवर्नमेंट के साथ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देखेंगे, जैसे कि मारुति उद्योग हो गया। कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो, मतलब अराउंड 15 to 20 और ये कैन गो टू 200 ऑल्सो। तो इतने सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो लोग आपस में मिलते हैं और उसके बाद काम करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एक सक्सेस का एग्जांपल जो है वो अमूल है। अमूल को बोलते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास जो एक कोऑपरेटिव को सक्सेस मिली है, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। तो मेन जो होता है कोऑपरेटिव, उसमें यही होता है कि सबको मिलजुल कर सक्सेस की ओर काम करना है और एक दूसरे की सुननी है, कोऑपरेट करना है। और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो भी कोऑपरेट होकर ही आपस में इकट्ठे होते हैं। मतलब वो इसका एक अलग सिस्टम होता है पूरा प्रॉपर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर आपको कोई इंडस्ट्री चलानी है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपके हाथ में कैपिटल होनी चाहिए। पैसा होगा तभी तो आप सोचोगे ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो उसके लिए लैंड चाहिए। लैंड भी मिल गया, लैंड पे आप सोचोगे पानी तो आना चाहिए ना, फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने तो पानी तो आना चाहिए। पानी भी आ गया, फिर आप सोचोगे बिजली आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए, तो पावर आ गई। उसके बाद आप सोचोगे अच्छा सब हो गया, अब लेबर मिल जाए, लेबर भी आ गई। अब लेबर खाली तो बैठेगी नहीं, तो आपको क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल चाहिएगा। रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल भी मिल गया आपको। आपने इन सब की हेल्प से ये सब प्रोसेस भी कर दिया, इन सब की हेल्प से आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, फ्रूटी बना दी सपोज आपने, फ्रूटी। तो अब ये फ्रूटी आप अपने पीने के लिए तो यूज़ करोगे नहीं कि हाँ मैं अपना खुद ही अपनी फैमिली में कंज्यूम करूँगा या अपने नेबर में बांट दूंगा। आपको एक, और अगर आपको घर भी लेके जाना है तो उसको लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए।
पहली बात तो घर कोई नहीं लेके जाएगा, इतना सारा बल्क प्रोडक्शन होगा तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, और ट्रांसपोर्ट लेके आप कहाँ जाओगे, मार्केट ही जाओगे सेल करने के लिए। तो ये पूरा एक फैक्टर्स है, और जब ये यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको, तभी आप वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे। कभी कभी क्या होता है, अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ में हो, वहाँ जाके इंडस्ट्री का सेटअप करने का सोच रहे हो, तो सरकार आपको प्रमोट करती है उस चीज़ में, ताकि वो क्यों प्रमोट करती है, वो इसलिए प्रमोट करती है ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, वहाँ और अच्छा ग्रोथ हो सके, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए सरकार आपको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम कर देती है, टैक्सेस कम कर देती है। तो ये लेकिन उसी एरिया में जहाँ पे आपको बैकवर्ड एरियाज मिलेगा, ऐसा नहीं है कहीं पे भी आप क्लेम करने का बैठ जाओ कि सरकार ने हमें नहीं दिया, उससे दे दिया, वो सिर्फ बैकवर्ड एरियाज में मिलता है। फिर है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम बेसिकली क्या है, आप इनपुट लगा रहे हो। इनपुट क्या होता है कि हम किसी चीज़ में कुछ लगा रहे हैं, मतलब हम एक अपना इनपुट दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से ये एफर्ट कर रहे हैं, फिर हम अगर अपनी तरफ से, इट इज़ लाइक अ कर्मा, कि हम ये एफर्ट कर रहे हैं, फिर ये प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट, मतलब भगवान क्या हमें फल देगा, क्या फ्रूट देगा इन फ्यूचर। तो ये इनपुट इज़ लाइक हमारा कर्मा, हम ये काम कर रहे हैं, प्रोसेस की मतलब हमारे ये काम करने से क्या हो रहा है, फिर आउटपुट, और ये फाइनल रिजल्ट जो हमें भगवान दे रहा है। तो लेकिन इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये देखो इनपुट क्या हो गया, आपने कैपिटल लगाई, लेबर लगाई, रॉ मटेरियल लगाए, लैंड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, सभी ये जो अभी अपने फैक्टर्स पड़े थे, ये सब आपका इनपुट हो गया। प्रोसेसेस में आपने क्या करा, आपने असेंबल कर दिया, मेंटेन कर रहे हो, आप पैकेजिंग कर रहे हो, मतलब जो आपने गुड्स बनाए उनकी पैकेजिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर दिया आपने, फिर आउटपुट में आपको क्या मिला, आउटपुट में आपको फ्रूटी मिली, फ्रूटी मिली और उस पर आया हुआ प्रॉफिट मिला। सब वो फ्रूटी आपकी में 10 रुपये की कॉस्ट कर दिया और आपने उसको 11 में सेल कर दिया, तो 1 रुपये का आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सब हमारा आउटपुट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फीडबैक। अब अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सपोज़ आपने अच्छी क्वालिटी रखी, प्राइस अच्छे रखे, तो आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ, सेल अच्छी हुई। अगर सपोज़ किसी को पसंद ही नहीं आया तो आपका प्रॉफिट भी गिर जाएगा, सेल भी गिर जाएगी। तो आपके कोई, अगर आप मिनिमम प्राइस भी रखोगे को, तो फिर वो सेल नहीं होगा। तो आपको हमेशा अपनी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से रोज़ कहती हूँ, मुझे फीडबैक दो, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो या डिसलाइक करो, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन चीज़ यही सब होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब वही कि जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में लोकेट करी हुई हैं, जो मतलब एक तरीके से हब बना हुआ है, उसको हम इंडस्ट्रियल रीजन बोल देते हैं। तो जो वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो आपको मिल जाएंगे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में। और ये सब कहाँ डेवलप होते हैं, मोस्टली सी पोर्ट्स के अराउंड डेवलप होते हैं, ताकि आराम से ट्रेड कर सकें। सी पोर्ट्स के अराउंड डेवलप होंगे तो आराम से ट्रेड कर पाएंगे। और जहाँ पे कोल फील्ड्स मिलेंगी वहाँ पे भी मिलेंगे, ताकि आप आराम से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सको। वो सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई तो सब इंडस्ट्री में चाहिए ही चाहिए। तो इंडिया में कौन कौन से हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन है, ये तो बहुत डेवलप कर रहा है इस टाइम पे, कोलम त्रिवेंद्रमपुरम है। तो ये सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की इमेजेस हैं, मतलब कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन है, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, केप टाउन हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज थी जो मेरे को मिली, और मेरे को मिली नहीं। अब हम फर्स्ट देखते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे। और एक और चीज़ होती है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़। ऐसा क्यों, क्योंकि मतलब वो ग्रो कर रही हैं, वो आगे जैसे सन उगता है वैसे ही वो ग्रो करेंगी, तो उनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, नॉलेज बेस्ड हो गई, या फिर वेलनेस बेस्ड हो गई। तो इन सबको हम इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ इसलिए ही बोलते हैं। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो जो कौन कौन सी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है, जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है,
रशिया में है। तो ये सब मतलब काफ़ी फेमस है अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। इंडिया भी इनमें इन्वॉल्व है, इंडिया में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर। ये फीडर इंडस्ट्री है क्योंकि ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हमने पढ़ा था। इसमें भी वही सब प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर फीडबैक लो। तो इसमें जो इनपुट है वो क्या है, वो है आयरन ओर, कोल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। तो ये सब इसके रॉ मटेरियल हो गए। प्रोसेस में क्या होता है कि आयरन ओर को हमें स्टील में कन्वर्ट करना है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। तो इसमें हमें और भी क्या चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस चाहिए जहाँ पे हम उसको मतलब इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए। जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग में ये होता है कि हम मेटल को जब ओर में से निकालते हैं तो हम उसको इतना हीट कर देते हैं, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो स्मेल्टिंग में यही होता है। उसको फिर रिफाइन करते हैं, फिर जब आउटपुट निकलता है तो फिर उसमें से आउटपुट में क्या निकलेगा, स्टील निकलेगा। जब स्टील निकलेगा तो हम उसको अदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब स्टील से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसको कैसे भी कट कर लो, वायर बना लो। तो उसमें और भी चीज़ों की उसमें मतलब उसमें स्टील में ऐसा नहीं है स्टील सिर्फ स्टील के काम आती है, उसमें स्पेशल एलॉयज भी मिला सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसे एल्यूमिनियम की तरह, निकल की तरह, कॉपर में कन्वर्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टील में एलॉयज मिला के उसमें हार्डनेस आ जाती है, टफनेस आ जाती है, उस पर जंग नहीं लगता। इसलिए स्टील को हम बैकबोन भी बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का। अगर हम या तो मतलब या तो हम टूल्स एंड मशीनरी में आयरन यूज़ करते हैं या हम स्टील यूज़ करते हैं। अब ये सब टूल्स एंड मशीनरी में हम ये आयरन एंड स्टील यूज़ करते हैं, और वो ही हमारा क्या इन फर्दर क्या बनाता है, हमारे ट्रेन्स बनाता है, ट्रक्स बनाता है, ऑटोज, मतलब हमारी एवरी व्हीकल में यूज़ होता है। चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो इवन हमारी जो साइकिल होती है बाईसाइकिल वो हो, मतलब एवरी व्हीकल इज इन, मतलब आयरन एंड स्टील इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एवरी व्हीकल। तो हमारी जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, जो हम लोग लड़कियां लोग यूज़ करती हैं अपना टक वक करने के लिए, नीडल्स होती हैं जो सिलाई वगैरह में काम आती हैं, तो ये सब स्टील से ही बनी हुई होती है। अगर हमें ऑयल निकालना है तो हम ड्रिलिंग करते हैं, तो वो सब भी स्टील मशीनरी से यूज़ होता है। या फिर स्टील पाइपलाइन में ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। जो मिनरल्स होते हैं वो भी स्टील के इक्विपमेंट से ही माइन करते हैं, बाहर निकालते हैं। फार्म की मशीन्स भी स्टील से बनी हुई होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स में भी स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो स्टील की रेलिंग्स चलने लगी हैं। तो स्टील तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बैकबोन है वो, मतलब लिखा भी है कि वो बैकबोन है हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, और सब चीज़ों का बैकबोन है, वेदर इट इज़ प्राइमरी, वेदर इट इज़ सेकेंडरी, वेदर इट इज़ टर्शरी। तो तीनों सेक्टर में स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर 1800 क्या होता था कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ लोकेट होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल होता था, पावर सप्लाई होती थी या वाटर होता था। लेकिन क्या होता था, तो लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी कोल फील्ड्स के पास, केनाल्स के पास, रेलवेज के पास। लेकिन 1950 के बाद क्या होने लगा है, वहाँ पे रहने लगी हैं जहाँ पे सी पोर्ट पास में होता है। क्योंकि जो सी पोर्ट पास होता है तो वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकती हैं और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं आराम से एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये चेंजेस आ गए हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। अब इंडिया में रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता है, मतलब रॉ मटेरियल भी अच्छा खासा है, चीप लेबर है, मतलब लेबर बहुत सस्ती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी है, मार्केट भी है। तो इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा मार्केट और डेवलपमेंट है। यहाँ पे मोस्टली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो ना झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। जैसे कि रूरकेला हो गया, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गई, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टील इंडस्ट्री मिलेंगी आपको। साउथ में आपको विशाखापट्टनम में मिल जाएगी, सलीम में मिल जाएगी, विजयनगर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। देखो 1800 से 1950 में पहले वहाँ रहती थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उससे पहले 1800 में अपनी ऑयल कोल फील्ड्स के आसपास रहती थी। लेकिन अब सिंस 1950 सी पोर्ट्स के पास था कि इम्पोर्ट भी कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। ये स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, देखो इधर ही दिखा रखी है डॉट, जहाँ पे ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वगैरह, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के प्लांट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे दो स्टोरी दे रखी हैं, स्टोरी नहीं मतलब
काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जमशेदपुर और पिट्सबर्ग का। तो जमशेदपुर में क्या होता था, पहले उसको साकची बोलते थे। जमशेदपुर नाम बाद में पड़ा, पहले इसको साकची बोलते थे। तो यहाँ पे 1947 से पहले पहले सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील प्लांट था, जो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ये प्राइवेट था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने और आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पे लगा दिए। तो फिर टिस्को जो हुआ था वो 1907 में स्टार्ट हुआ था, तब तक इसको साकची बोलते थे, लेकिन साकची को बाद में जमशेदपुर बोला जाने लगा। यहाँ पे इन्होंने ये क्यों एस्टेब्लिश करा था, क्योंकि यहाँ के पास यहाँ पे ना बंगाल नागपुर रेलवे लाइन मिलती थी, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो जब ये पास में रहती थी तो ये पूरे ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसपोर्ट कर पा सकते थे। यहाँ पे आयरन ओर पास में मिल जाता था, कोल पास में मिल जाता था, मैग्नीज डिपॉजिट मिल जाता था कोलकाता के, क्योंकि ये पास ही है। तो यहाँ पे कोलकाता के पास ये सब आपको रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाता था, और कोलकाता पे आपको मार्केट मिल जाता था। तो ये इसलिए इन्होंने ही यहाँ पे लोकेट किया। कोल यहाँ इनको झरिया कोल फील्ड से मिल जाता था, बाकी चीज़ें इन्हें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाती थी, और खरकाई और सुबर्णरेखा रिवर से इन्हें पानी मिल जाता था। तो इसलिए इन्होंने शुरू में यहाँ पे लोकेट करी, लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इनिशिएटिव करे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे फैल गई। जरूरी नहीं है ये वहीं पर ही रही, ये धीरे धीरे अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी वहाँ पे सेटअप होने लगे टिस्को के बाद। तो वो वहाँ पे केमिकल्स बनाने लगे, लोकोमोटिव पार्ट्स बनाने लगे, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाने लगे, मशीनरी बनाने लगे, केबल्स बनाने लगे, वायर्स बनाने लगे, जिसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में भी आ गया था। पहले सिर्फ मतलब लंदन में स्टार्ट हुआ था, यूरोप की कंट्रीज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर इंडिया में भी आने लगा। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये फीडर इंडस्ट्री होती है। तो जब ये डेवलप हुई तो धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, तो इंटीग्रेशन से डेवलपमेंट हुआ, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, मतलब और भी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, स्टील प्लांट्स लगने लगे, छोटे छोटे स्टील प्लांट्स में लगने लगे, छोटी छोटी स्टील मिल्स लगने लगी। तो इसलिए हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने लगा। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग यूएसए में इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशनल एडवांटेज है, क्योंकि कोल पास में ही मिल जाता है, लेकिन आयरन ओर काफ़ी दूर से आता है, 1500 किलोमीटर दूर के अराउंड आता है। लेकिन वहाँ पे मतलब इतना उनको इजी इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड का बेस्ट शिपिंग रूट है। तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स देखने को मिलती हैं, एरी, ह्यूरॉन, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ओंटारियो, मिचिगन, सुपीरियर, ये लार्जेस्ट लेक है सुपीरियर। तो ये मतलब ये ग्रेट लेक्स के थ्रू ये आराम से अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा रूट बना हुआ है, शिपिंग रूट, जिसकी वजह से ये अपना ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और जो ट्रेन्स होती हैं वो ग्रेट लेक को कनेक्ट कर देती हैं, ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग तक ये अपना आयरन ओर ले जाती हैं। तो और वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे वैलीज ऑफ मोनोगेला और एलेग्नी रिवर्स के अराउंड लोकेटेड है। फिनिश स्टील जो है वो मार्केट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है लैंड और वाटर रूट्स के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारी स्टील मिल्स भी हैं। स्टील रॉ मतलब रॉ मटेरियल को स्टील एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके वो रेल रोड्स के इक्विपमेंट बना लेते हैं, हैवी मशीनरी बना लेते हैं, रेल्स बना लेते हैं, वही सब मतलब वही सब है कि वो फीडर इंडस्ट्री है तो उससे सब कुछ बना देते हैं, तो ताकि और भी इंडस्ट्रीज अच्छा खासा काम करते रहें। अब है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल जो डिराइव किया हुआ है लेटिन वर्ड से डिराइव करा हुआ है, जो कि है टेक्सटेयर, जिसका मतलब होता है वीव। वीव मतलब बुनना। तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो यही है कि हम लोग मतलब हमारे यहाँ तो बहुत पुराने टाइम से यार्न से क्लोथ बनाया ही जाता है। तो ऐसा नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन की होती है, वूल की भी होती है, सिल्क की भी होती है, जूट की भी होती है, फ्लैक्स की भी होती है। तो इन सब से क्लोथ्स बनाते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्टली इसलिए डिवाइड हो पाती है ताकि हम रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, वूल कर रहे हैं तो वूल इंडस्ट्री हो गया, कॉटन कर रहे हैं तो कॉटन इंडस्ट्री हो गया, सिल्क कर रहे हैं तो सिल्क इंडस्ट्री हो गया। तो हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सॉरी। अब जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल
एक होते हैं मैन मेड। अब कॉटन क्या है, कॉटन तो नेचुरल है क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है। मैन मेड में क्या हुआ, मैन मेड में आएगा नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब हो गए नायलॉन वाले कपड़े। तभी तो हम बोलते हैं कि हमें मतलब कॉटन और ये सब ज़्यादा पहनना चाहिए और ये मैनमेड क्लोथ्स कम पहनना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना बॉडी से रिएक्ट करती है, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं क्लोथ के अंदर। तो हमें नेचुरल फाइबर से बने हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ना कॉटन क्लोथ जो है वो चरखे पे बनती थी। हमने देखा था ना गांधी जी का, आपने कभी देखा हो गांधी जी चरखा चलाते थे। तो वो क्या होता था, वो हैंड स्पिनिंग व्हील्स होती थी, उनसे हम लोग अपना कॉटन को प्रोड्यूस करते थे, कपड़े बनाते थे, यार्न बनाते थे। तो लेकिन 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, लूम्स डेवलप हो गए, तो जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम आ गया था। पहले तो ये सब ब्रिटेन में हुआ। अब जब क्या होता है, आप कुछ हाथ से बना रहे हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो जब बहुत टाइम लगेगा तो उसमें बहुत पैसा भी लगता है, लेबर का पैसा लगता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ मशीन से बना रहे हो, अगर कोई चीज़ पहले 1 घंटे में बन रही है और मशीन से 5 मिनट में बन रही है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी कम होगी। और तो फिर जब वो कॉस्ट कम होगी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो उसकी सप्लाई भी अच्छी रहेगी। लेकिन जब दूसरे हाथ पे वो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी कम होगी, तो लोग किसको डिमांड करेंगे, जिसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव हो और मतलब उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो सप्लाई भी हमेशा मिले। तो क्या हुआ था, इसलिए इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें उसमें तो मतलब वो तो बिल्कुल ही रुइन हो गई थी। और जो ब्रिटेन की थी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो सारे में ब्रिटेन का ही मतलब धावा बोल गया था। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गया था, वही अपना पूरा ट्रेड करता था कॉटन वगैरह, कॉटन टेक्सटाइल्स का। वरना पहले इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम था, खादी एंड ऑल में इंडिया बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे अब फिर से हम अच्छी क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल बना रहे हैं, अभी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटिश रूल से पहले बहुत ज़्यादा हैंड वूवन क्लॉथ का क्रेज़ था, बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ पे मसलिन्स बहुत फेमस थी, ढाका की चिंट्स, मसूलीपट्टनम के कैलीकट में कैलिकोज बनते थे, बुरहानपुर में कॉटन गोल्ड रॉड कॉटन बनती थी, सूरत और वडोदरा में भी बहुत अच्छा क्वालिटी और डिज़ाइन का कॉटन क्लॉथ बनता था। लेकिन ये जो था टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव था, तो इसलिए ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई नई वाली से, जो कि चीप थी और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक भी दे रही थी, क्योंकि वो मशीन से बनी हुई थी। तो हमारे जो फर्स्ट मशीन वो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, वो हुई थी 1854 में, वो भी मुंबई में। तो यहाँ पे हुई थी, और जिसकी वजह से रैपिड एक्सपेंशन हो गया इंडस्ट्री का इस रीजन में। तो इनिशियली तो ये महाराष्ट्र में ही डेवलप हुई थी और गुजरात में, लेकिन धीरे धीरे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, यहाँ पे भी डेवलप हो गई है। पहले क्या होता था, सिर्फ ह्यूमिड क्लाइमेट में डेवलप करते थे, ह्यूमिड क्लाइमेट। पर अब ह्यूमिड क्लाइमेट कहीं पे भी आर्टिफिशियली आप बना सकते हो। तो इसलिए अब इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही होगी, इसलिए अब कहीं पे भी हो जाती है ह्यूमिड क्लाइमेट, कहीं पे भी बना दो तो इसलिए अब कहीं पे भी आपको मिल जाती है। ये है कॉटन इंडस्ट्री का मतलब कहाँ कहाँ है इंडिया में, देखो ये रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड का है ये। अब इसमें भी 2 एग्जांपल्स हैं। पहला है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में साबरमती के बैंक्स में है, ये याद रखना हमेशा, अहमदाबाद साबरमती रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। फर्स्ट मिल 1859 में हुई थी यहाँ पे अहमदाबाद में, वरना 1854 में मुंबई में आ गई थी। ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है मुंबई के बाद में। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन में यहाँ पे बहुत अच्छा कॉटन का डेवलपमेंट हुआ था, मतलब क्लोथ का। तो यहाँ पे लोकेशनल फैक्टर्स तो फेवरेबल ही थे, क्योंकि मॉइस्ट क्लाइमेट मिलता है अहमदाबाद में भी। और ये साथ ही अहमदाबाद के पास ही कॉटन ग्रोइंग एरियाज भी हैं, तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा मिल गया, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा मिल गया, तो दोनों चीज़ बहुत अच्छा हो गया। ऊपर से लैंड भी ऐसा मतलब सूटेबल लैंड है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ वगैरह या ज़्यादा ऐसा कुछ है, तो सूटेबल लैंड मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे मिल्स इस्टेब्लिश हो गई। साथ ही यहाँ पे
डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र का, जिसकी वजह से लेबर भी आराम से मिल जाती है। रोड और रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो आराम से ऑल ओवर द कंट्री भी सप्लाई हो जाता है। और मुंबई पोर्ट जो है वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो टेक्सटाइल मिल्स को, ओ सॉरी कॉटन टेक्सटाइल्स को, और मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मतलब रिसेंट ईयर्स में अहमदाबाद की जो मिल है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वहाँ पे क्लोज हो गई हैं क्योंकि नए टेक्सटाइल सेंटर्स बन गए हैं, और साथ में वाली जो मिल्स थी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई, तो जो नई मिल्स आई उन्होंने इनको रिप्लेस कर लिया है। अगर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अगर हम टाइम के साथ नहीं बदलेंगे अपने आप को तो वो चीज़ें ना शट डाउन होने लगती हैं। अब आप देखो कि जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को बहुत ज़्यादा आपस में अपने अंदर ऐसे हो गया था कि अच्छा कंप्यूटर आ गया, अब लोगों की नौकरी चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा बहुत ज़्यादा, अब लोगों का काम कंप्यूटर करने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कम धीरे धीरे मतलब अडाप्ट करने में तो टाइम लगता है ना चीज़ों को, तो इसलिए अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हमें मतलब हम लोग बहुत बैकवर्ड उसमें हो जाएंगे। अगर हमें टाइम के साथ चलना चाहिए, हमें जो चीज़ अब आज के टाइम पे चल रही है हमें उसको अडेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम पहले वाले थॉट्स के साथ, मेन चीज़ जो चेंज में अगर हम बोलते हैं अपने नाम में मॉडर्न, तो हम मॉडर्न क्लोथ से नहीं होते, हम अपने लाइफस्टाइल से नहीं होते, हम मॉडर्न अपनी थिंकिंग से होते हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग को आज के टाइम के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हम मॉडर्न हैं। तो इसलिए ये जो टेक्सटाइल मिल्स क्लोज हुई है इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इसलिए ये क्लोज हो रही हैं। ओसाका क्या है, ओसाका जापान में इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं। इंडिया में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ओसाका मैनचेस्टर ऑफ जापान है। यहाँ पे भी जोग्राफिकल फैक्टर्स बहुत अच्छे थे, एक्सटेंसिव प्लेन था जिसकी वजह से लैंड आराम से मिल गया, ह्यूमिड क्लाइमेट वो हो गया जिसकी वजह से स्पिनिंग और वेविंग आराम से हो गई, योडो रिवर ने अच्छा खासा यहाँ पे पानी सप्लाई कर दिया, लेबर भी आराम से मिल गई, पोर्ट भी आसपास ही है जिसकी वजह से रॉ कॉटन आप इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो टेक्सटाइल को। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है। वहाँ पे कॉटन इंपोर्ट की जाती है फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए, और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मोस्टली एक्सपोर्ट करा जाता है, तो क्योंकि वहाँ की बहुत गुड क्वालिटी होती है और लो प्राइस होता है। जापान बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। अगर आपको कभी मौका लगे तो जापान ज़रूर घूम के आएँ। यहाँ के लोगों में ना टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनको मतलब एक एक मिनट ना बहुत ज़्यादा प्यारा रहता है। यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोगों को टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जापान, आपको अगर कोई कंट्री घूमनी है ना तो आपको जापान ज़रूर घूमना चाहिए। वहाँ के लोगों को ने मतलब इतना अर्थक्वेक और ये सब होता है, डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन इतनी अडेप्टेबिलिटी है इन लोगों के अंदर। सोचो यहाँ पे एटम बॉम्ब्स भी फटे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटे थे, उसके बाद भी लोग इतनी अडेप्टेबिलिटी है और इतना अच्छा सा डेवलपमेंट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे मस्ट विजिट कंट्री है ये जापान, अगर आपको घूम के आनी है तो यहाँ पे गुड क्वालिटी पे तो ये फेमस ही है और लो प्राइस है। तो यहाँ इसलिए ये इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब ये इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ में आता है। आज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फोर्ट ग्लॉस्टर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, कैलिफोर्निया, गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, नायलॉन, जूट, एक्रेलिक। कल के आंसर देखते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी, ब्राज़ील। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आती है डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रहा। आज के क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।